बॉलिंग का जहां तक सवाल है, यहां पर एक बड़ा आश्चर्यजनक आंकड़ा मैं अगर आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग आंकड़ा, कि जो पर्थ का मैदान है तेज गेंदबाजों के लिए बेशक मददगार रहा हो, लेकिन नाथन लायन को यहां रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी मिली है। इतनी कामयाबी जो मिचेल स्टार्क को, कमिंस को, हेजलवुड को भी नहीं मिली। उन्होंने यहां 8 पारियों में 27 विकेट चटकाए हैं। ये बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है। और उनकी जो राइजिंग बॉल होती है, जो उछाल लेती हुई पिछे गेंद होती है, बड़ी खतरनाक साबित होती है। हमारे यहाँ वाशिंगटन सुंदर उस तरह की गेंदबाजी करते हैं आमतौर पर। और वहीं अश्विन को मैं समझता हूं कि वो एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं इस मैदान पर भी, क्योंकि जिस तरह से नाथन लायन को कामयाबी मिली। और दूसरी वजह यह है कि वहां बाएं हाथ के 3-3 बल्लेबाज, उस्मान ख्वाजा को अगर आप देखें, एलेक्स कैरी को देखें, ट्रेविस हेड को देखें, ये सभी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। तो इन पर लगाम लगाना जो है अश्विन को बखूबी आता है, क्योंकि दुनिया में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ जितना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन अश्विन का रहा है, उतना तो मुतैया मुरलीधरन का भी नहीं रहा और किसी का भी नहीं रहा। तो मैं समझता हूं कि वो यहां पर अपने तजुर्बे का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो भाई पीछे सेंचुरी भी उन्होंने एक बनाई थी। तो मैं समझता हूं कि अश्विन एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। इसके अलावा ऋषभ पंत, जो कि वहां ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी बना चुके हैं, गाबा का गरूर तोड़ चुके हैं, 89 रन की उन्होंने नॉट आउट पारी खेलकर जो पुछल्ला बल्लेबाजों के साथ भारत को जीत दिलाई थी लंबे अरसे के बाद, गाबा का गरूर तोड़ा था, वो काबिले तारीफ है। विराट कोहली एक दूसरे तीसरे ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, आज भी एक दहशत है उनके नाम की, क्योंकि जिस तरह से रिकी पॉन्टिंग ने कहा, मार्क टेलर ने कहा, उनका जिक्र किया खास तौर पर कि बुमराह से उन्हें बहुत केयरफुल होने की जरूरत है, सावधानी बरतनी होगी। तो मैं समझता हूं कि चाहे कमिंस हो, कमिंस भी आप देखिए पहले जैसे उतने खतरनाक नहीं रह गए हैं। मिचेल स्टार्क की वो गति नहीं है जो कभी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को वो अक्सर छूते थे। हाँ, हेजलवुड से थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि अपनी पिचों पर वो लगातार इतने दिमाग से गेंदबाजी करते हैं कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप जिस तरह से फंसाने की कोशिश करते हैं विराट कोहली को। और यही न्यूजीलैंड की रणनीति बहुत कारगर रही थी विराट कोहली के खिलाफ। तो बीच में आउटसाइड द ऑफ स्टंप करते करते बीच में एक गेंद वो मिडिल स्टंप पर कर देते हैं, और वो विकेट टेकिंग बॉल होती है अक्सर। लेकिन इसके साथ ही देखिए, हम प्लेयर्स को लेकर तो चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन पिच बहुत मायने रखती है। साथ ही टॉस जीतना, और टॉस का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो ऑप्स स्टेडियम में 4 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 टेस्ट मैच जो है वो जीता है। पहला मैच यहाँ पर ही है। तो शशि जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कितना महत्वपूर्ण है पिच का रोल, और कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉस का रोल जो है वो नजर आ रहा है। टॉस जीतना दोनों टीमों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? टॉस का बहुत अहम रोल है क्रिकेट पे, क्योंकि फर्स्ट का विकेट, जैसे अभी मनोज जी बता रहे थे कि स्पिन फ्रेंडली भी हो जाता है चौथे पांचवें दिन, क्योंकि थोड़ा सा गर्म वातावरण है वहाँ, और चौथे पांचवें दिन थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। हालांकि विकेट फास्ट है सारे वहां पर, लेकिन सिडनी में और पर्थ में बाद में स्पिनर्स को मदद मिल सकती है। तो चौथी इनिंग खेलनी होगी। तो और इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया को पहले खिलाता है, तो ऑस्ट्रेलिया अगर ज्यादा रन बना देगा तो इंडिया वैसे प्रेशर में आ जाएगी। तो भारतीय टीम को खुद पहले बैटिंग लेनी चाहिए और 300 प्लस का स्कोर करना चाहिए कम से कम। 300 रन बना देंगे तो थोड़ा सा उनको राहत मिलेगी और ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में ला सकेंगे। और याद रखिएगा, जब भी इंडिया कॉन्फिडेंस में आया है और अटैकिंग अप्रोच रही है, ऑस्ट्रेलिया पीछे बैकफुट में चला गया है। जब इंडिया अटैकिंग अप्रोच से नहीं खेलता है तो वो हावी हो जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया को भी खुद पता है कि जो अटैकिंग गेम खेलते हैं उनको वो लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, और उनके अगेंस्ट ही वो अपने हथियार डाल सकते हैं। ठीक है, अब मनोज जी, आपसे भी मैं ये समझना चाहूंगी कि टॉस और पिच कितनी महत्वपूर्ण, और अगर हम बारिश को लेकर जो प्रेडिक्शन सामने निकल कर आया है, कल कोई भी बारिश होने वाली नहीं है, मौसम साफ रहेगा, धूप निकली रहेगी, हालांकि बीच बीच में बादल जरूर नजर आ सकते हैं, लेकिन इसी मैदान में 2 दिन पहले बिन मौसम बारिश भी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल बारिश हुई है। ये थोड़ा सा चौंकाने वाला तथ्य है। और भारत को तो अब WTC में अगर फाइनल में पहुंचा तो 4 मुकाबले जीतने, जो बहुत चैलेंजिंग है मैं समझता हूं। तो मेरे ख्याल से अपनी क्षमताओं के हिसाब से आप खेलिए, इस बात की परवाह मत कीजिए, क्योंकि अब आपके पास जो युवा ब्रिगेड है वो आपको मैच जिताएगी। जैसे शशि काला जी ने कहा, ध्रुव जुरेल आपके एक ऐसे नए एसेट हैं, एक ऐसे उभर कर खिलाड़ी आए हैं कि उन्होंने प्रैक्टिस में भी बड़ा प्रभावित किया है, जो नेट सेशन होते हैं। उसके अलावा जब ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ उन्होंने जो एक 80 प्लस की पारी खेली, एक 60
60 प्लस की उन्होंने पारी खेली, कमाल की पारी थी। इसी तरह देवदत्त पड्डीकल ने शानदार प्रदर्शन किया। एक टेस्ट मैच वो खेले थे धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ, वहां उन्होंने 65 रन की पारी खेली थी। तो मैं समझता हूं एक तो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और ध्रुव जुरेल हो, चाहे देवदत्त पड्डीकल हो, चाहे अब नीतीश रेड्डी के लिए भी कहा जा रहा है। लेकिन आप नीतीश रेड्डी को लेकर, मैं शशि काला जी आपसे मैं एक जानना चाहूंगा कि ये नीतीश रेड्डी व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनकी पहचान है, लेकिन अब वो रेड बॉल क्रिकेट के लिए उनको एकदम अचानक हार्दिक पांड्या का, या ये कहिए शार्दुल ठाकुर का विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। क्या ये मजबूरी में समझौता हम कर रहे हैं? सर, जो टीम में प्रदर्शन करके आ रहा है, चाहे वो, सर वीरू का मैं उदाहरण देता हूँ ऐसा। वीरू पहले यही कहा जाता था कि वो वनडे के प्लेयर हैं, 2020 के प्लेयर हैं, फास्ट क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन फास्ट क्रिकेट अगर वो टेस्ट मैच में उन्होंने जारी रखी तो दूसरों का बंद कर दिया मुंह और दूसरी टीम को पीछे भेज दिया। एक नाम हम और भूल रहे हैं, ईश्वरन। मैंने उसकी बैटिंग देखी है बहुत बार, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, पेशेंस वाला। और टेस्ट मैच का इंडिया को ईश्वरन पे दाव खेलना चाहिए, मैं आज आपको बता रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। मैंने उसकी सामने नेट में भी प्रैक्टिस देखी है उसकी, और मैंने मैच भी देखे हैं रणजी ट्रॉफी पे। तो बेहतरीन खिलाड़ी है सर, उसको एक मौका जरूर देना चाहिए इस सीरीज में, वो करके दिखाएगा। बाकी रेड्डी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब हमारे पास विकल्प नहीं बच रहे थे तो उनका टीम में चुना जाना निश्चित था, लेकिन डोमेस्टिक में किया है तो तभी उन पे फेस किया गया है। मैं तो दुआ करूंगा कि वो अच्छा प्रदर्शन करें और अपने आप को भारतीय टीम में स्थापित करें। एक चीज और मैं शशि जी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में अगर हम ओपनिंग की बात करें तो ओपनर कौन हो सकता है? अगर एक ऑप्शन हम ये भी समझे कि अभिमन्यु ईश्वरन को उतारा जा सकता है तो ये उनका डेब्यू होगा, और उनके अगेंस्ट, मतलब उनके साथ की अगर हम बात करते हैं तो क्या केएल राहुल और अभिमन्यु को उतारा जा सकता है ओपनिंग में? मैडम, नए कप्तान है, उनकी क्या सोच होगी ये सब कुछ डिपेंड उनके ऊपर होगा। और भारतीय थिंक टैंक क्या सोच रहा है, हम यहाँ जो मर्जी सोचें, लेकिन जो करना है तो कप्तान ने और कोच ने करना है वहां पर। लेकिन आपने सही सुझाव दिया है कि अगर ईश्वरन को मौका मिलता है तो ओपनिंग में चांस बनता है उसका, क्योंकि हमारे पास कल काफी इंजर्ड प्लेयर हैं, 2 तो हमारे मेन प्लेयर खेल ही नहीं रहे हैं, तो उसमें उनका मौका बन सकता है। और वो मौका मिलता है तो उसको जरूर बुलाएंगे ईश्वरन, मुझे पूरी उम्मीद है उनको मौका मिलता है। हाँ, लेकिन मैं बीच में रोकना चाहूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यशस्वी जायसवाल और उनके साथ में केएल राहुल, ये आदर्श जोड़ी है, क्योंकि केएल राहुल के 8 सेंचुरी जो हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में या टेस्ट क्रिकेट में, 8 में से 7 सेंचुरी एज अ ओपनर हैं। ठीक है, उनका पिछली बार मार्च के बाद से उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन उनके पास तजुर्बा है, तकनीक है। मैं समझता हूं ये आइडियल जोड़ी रहेगी, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। और नंबर 3 पर आप देवदत्त पड्डीकल को खिलाएं, क्योंकि रही बात अभिमन्यु ईश्वरन की, डोमेस्टिक घर में उनका प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ जो 4 पारियां उन्होंने खेली, उन्होंने चारों में बहुत निराश किया है। तो मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, तो ये प्रयोग का समय नहीं है। यहां जो अच्छा कर रहा है उसी को आप अवसर दीजिए। ठीक है, अब चलिए मनोज जी और शशि जी, एक और सवाल भी है, क्योंकि हमें मैच में चोटिल हैं शुभमन गिल, वो भी नजर नहीं आएंगे। 3rd नंबर पर क्या ऑप्शन होना चाहिए या किसे उतारा जा सकता है आपके हिसाब से? मनोज जी। देवदत्त पड्डीकल, जी हां, देवदत्त पड्डीकल जिन्होंने 65 रन की बहुत ही शानदार पारी खेली थी धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ, और वो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भी एक बहुत शानदार पारी खेली है। तो एक कंसिस्टेंटली यदि एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, और क्योंकि जब शुभमन गिल इंजर्ड हुए थे तो उनको रोक लिया गया, जो फाइनल स्क्वाड था इंडिया का उसमें वो नहीं थे, लेकिन उनको वहां रुकने के लिए बोला गया कि आप रुकिए। और अब मैं समझता हूं कि वो आइडियल रहेंगे नंबर 3 पर, और उसके बाद नंबर 4 पर आपके पास विराट कोहली है ही, और नंबर 5 पर आपके पास ऋषभ पंत है। तो मेरे ख्याल हमारी जो बल्लेबाजी है मुकम्मल है अपने आप में। आपको क्या लग रहा है शशि जी, नंबर 3 की जब हम बात कर रहे हैं तो जिस तरह से मनोज जी ने कहा कि देवदत्त को उतारना ठीक होगा, 4थे नंबर के लिए तो हमारे पास है ही विराट कोहली। मेरी थोड़ी सोच अलग है। देखिए, हम इसमें कोई शक नहीं है कि 4 वो फ्लॉप रहे हैं मैच में, लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है, इनको भेजा इसलिए गया है कि थोड़ा सा तैयारी कर ले अपने आप को। तो स्क्वाड ने भी इनको रखा है, टोटल जो टीम ने रखा है उनको। अगर उनको मौका मिलता है, शुरू में सारे राहुल द्रविड़ ऐसे नहीं बने थे, मौका मिलना जरूरी होता है। अगर उनको मौका मिलता है तो मुझे, मेरा मन ऐसा कहता है कि एक उनको मौका मिलना चाहिए कल।
अगर उनको मौका मिलेगा वो जरूर 50 या 60 रन जरूर बनाए। मेरी अपनी ये है क्योंकि उनका जो टेक्निक में कमी नहीं है, फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेलते हैं, स्पिनर को भी अच्छा खेलते हैं, रनिंग भी उनका विकेट बहुत अच्छी है उनकी, बहुत मेहनत करके आए हैं, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं। तो बाकी सभी की अपनी अपनी उम्मीद होती है, मुझे तो लगता है कि इस पर उनको तो चांस मिलना चाहिए और मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बॉलर्स को लेकर अगर दोनों टीमों को कंपेयर करें तो क्योंकि बैट्समैन को लेकर हमने बात कर ली है, क्या चैलेंजेस जो हैं वो बॉलर्स के सामने आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हैं, मोहम्मद सिराज हैं। सबसे पहले मनोज जी आपसे। देखिए, जहां तक भारतीय गेंदबाजों का सवाल है, निश्चित तौर पर मोहम्मद सिराज ठीक है, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस भारत में परफॉर्मेंस उनका बहुत आला दर्जे का नहीं रहा, लेकिन जब वो विदेश में जाते हैं, जो केप टाउन का उनका मैच है, कौन भूल सकता है, और जो उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है विद ओवरसीज कंडीशंस में, वो बहुत ही कमाल का है। और जसप्रीत बुमराह के साथ जब वो एक और एक, मैं समझता हूं 2 नहीं 1 और 1 11 हो जाते हैं, जब ये दोनों एक साथ गेंदबाजी की कमान संभालते हैं, और उसके बाद तीसरे गेंदबाज को अच्छा करना होगा। लेकिन पर्थ का एक रिकॉर्ड है कि जो चौथा गेंदबाज है वो बहुत महंगा साबित होता है। जो 4 मैच यहां पर खेले गए हैं, अगर आप फहीम अशरफ को देखें, पाकिस्तान के जो पिछला मुकाबला हुआ था वहां, वो बहुत महंगे साबित हुए थे। 2018 में उमेश यादव बहुत महंगे साबित हुए थे। तो तीसरा और चौथा जो गेंदबाज है उसका चयन बहुत जरूरी है। अब वो हर्षित राणा। Are you looking for a life partner? But are you sure you're looking at the right place? Huh? Well, try Shaadi.com and I'll give you 3 reasons why. Lakhs of verified profiles with है वो उनके लिए तो वो बिल्कुल अनप्लेबल हो गए थे, और उनको जो रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी मिली है वो इसी बात को जाहिर करती है कि मैं आकाशदीप को एक तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर देख रहा हूं भारतीय टीम में। शशि जी, आपके हिसाब से बॉलर्स के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? मैं भी यही कह रहा हूं मैम कि भारतीय टीम के जो फास्ट सिराज हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में उसमें नहीं चल पाए थे पिछले उसमें, लेकिन वो यहाँ पर बुमराह के साथ बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि फास्ट विकेट जो जल्दी विकेट होते हैं, जहाँ पर बॉल पड़ के निकलती है, वहाँ सिराज को खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी टीम से अंदर तेजी से जो कट के बॉल आती है वो अनप्लेबल होती है। और खास तौर पे अक्रॉस द लाइन जब खेलने जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम जैसे लेफ्टी हैं, उनको भी दिक्कत आएगी सिराज को खेलने में, क्योंकि उनको बॉल छोड़ती ही जाएगी लेफ्टी बैट्समैन की। साथ में आकाशदीप सिंह टीम बॉलर है, स्विंग भी करते हैं और दोनों तरफ मूवमेंट है उनकी बॉल का, तो मैं भी दाव आकाशदीप पे ही लगाऊंगा। हर्षित राणा को अभी शायद बाहर बैठना पड़ेगा, लेकिन हर्षित राणा काफी ट्रेंड कर रहे हैं। हर्षित राणा काफी ट्रेंड कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।